शारदा की दो बेटियां थी। जब उसने अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया तो उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। अपने पति के देहांत के बाद शारदा का तो मानो संसार ही उजड़ गया। उसकी दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी थी। उसके ऊपर बहुत बुरा समय आन पड़ा, लेकिन उसके ससुराल वालों को उसकी जिम्मेदारी न उठानी पड़े, इसलिए उन्होंने उसे मनहूस कर उसकी दोनों बेटियों के साथ उसे घर से निकाल दिया। शारदा ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके एक घर किराए पर लिया। भले ही वो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटियों के लिए दिन रात मेहनत की ताकि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख सके। लेकिन हालातों की वजह से वो अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई, लेकिन उसने अपनी छोटी बेटी को जैसे तैसे करके अच्छी शिक्षा दी। कुछ सालों बाद उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो वो उन दोनों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगी। माँ, मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही करूंगी। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं। मुझे वो लड़का फूटी आंख नहीं भाता। ऐसे अमीर लड़के एक नंबर के बिगड़े हुए होते हैं। वो आज तुझसे शादी करेगा, फिर कल को शादी के बाद किसी और के साथ मिलकर तुझे धोखा देगा। तू मेरी बेटी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कल को कुछ गलत हो। इसलिए बार बार तुझे समझा रही हूँ कि तू उस लड़के से दूर हो जा। बस बहुत हो गया माँ, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि विक्रम ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन तुमने तो एक बात की जिद ही पकड़ रखी है कि सब अमीर लड़के एक जैसे ही होते हैं। ना तो अब मैं तुम्हें कोई बात समझाऊंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। मुझे तुम्हें जितना समझाना था मैं समझा चुकी हूँ। पिंकी, ये तुम माँ से किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है माँ क्या तुम्हारा गलत चाहती है? वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही उसके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। याद नहीं है जब वो एक बार हमसे मिला था तो हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा था? कैसे हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था वो। आप तो रहने ही दो कविता दीदी। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि विक्रम ने किसी से बदतमीजी की हो। मुझे तो लगता है माँ को विक्रम के खिलाफ आपने ही भड़काया होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला माँ को विक्रम के खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? क्योंकि आप मुझसे जलती हो। खुद तो आप पढ़ी लिखी हो नहीं, लेकिन जानती हो कि आपको तो कभी कोई अमीर लड़का मिलेगा नहीं। इसलिए मेरी विक्रम से शादी न हो जाए और मैं अमीर न बन जाऊं, इसीलिए माँ को मेरे विक्रम के खिलाफ भड़का रही हो ताकि माँ विक्रम से मेरी शादी ना होने दे। ये सब तू क्या बकवास कर रही है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? पैसों की कमी की वजह से मैं इसे पढ़ा नहीं पाई, लेकिन इसने मेरे साथ काम करके तेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए ताकि तू इसकी तरह अनपढ़ ना रह जाए। और जब आज तू पढ़ लिख गई है तो अपनी उसी बहन को अनपढ़ कह रही है। तुझे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसी तरह उन तीनों के बीच बहस बढ़ जाती है। देर रात को सब सो जाने के बाद पिंकी एक बैग में अपना सामान भरकर वहां से निकल जाती है। वो मंदिर में जाकर विक्रम से शादी कर लेती है। अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तो उन्हें पिंकी पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आती। तब वो दोनों पिंकी के लिए परेशान हो जाते हैं। माँ, इतनी सुबह सुबह पिंकी कहाँ चली गई? कहीं वो हमारी बातों का बुरा मानकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं बेटा, वो इस तरह घर छोड़कर क्यों जाएगी? तू एक बार उसके पास फोन कर, हो सकता है उसे कोई काम आ गया हो तो वो चली गई होगी। कविता पिंकी के पास फोन करती है। पिंकी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? कम से कम हमें बताकर तो जाती। आज के बाद मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने विक्रम से शादी कर ली है। आज से मैं विक्रम के साथ ही रहूंगी और उस घर में दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगी। क्या? ये सब तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? देख, अभी भी समय है, वापस आ जा, हम साथ में बैठकर बात करेंगे। मुझे आप लोगों से जितनी बात करनी थी मैं कर चुकी। अब मुझे आप लोगों को कुछ नहीं कहना। इतना कहकर पिंकी फोन रख देती है। कविता जब ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को भी पिंकी की इस हरकत पर बहुत दुख होता है।
जिस बेटी को इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, रात रात भर जागकर काम किया, आज वो बेटी ऐसे मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी कर ली। तुम परेशान मत हो माँ, तुमने अपनी जिंदगी में अपना हर फर्ज निभाया, लेकिन उसे जो करना था उसने कर लिया। अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। उसे जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। बेटा, उसने तो अब मेरा भरोसा तोड़ दिया, लेकिन तू कभी ऐसा मत करना। मेरी तो अब आखिरी उम्मीद सिर्फ तू ही है। चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जिससे बोलोगी मैं उसी से शादी करूंगी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी ये बेटी कभी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद जब मोहल्ले वालों को पता चलता है कि शारदा की छोटी बेटी पिंकी ने किसी से शादी कर ली है, तो लोग शारदा को बहुत ताने देते हैं। शारदा लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो जाती है। बेटा, अब मुझसे इस मोहल्ले में नहीं रहा जाता। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी शादी करवा के किसी आश्रम में बस जाऊं। कम से कम वहाँ पर मुझे 2 पल का सुकून तो मिलेगा। माँ, तुम्हारी बेटी के होते हुए तुम्हें आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें एक बात आज पहले ही बता देती हूँ कि मैं शादी के बाद तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे किसके भरोसे छोड़ूंगी? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगा, वरना मुझे पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करनी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? भला ऐसा थोड़ी ना होता है। माँ कभी शादी के बाद अपनी बेटी के यहाँ थोड़ी ना रहने जाती है। देखो माँ, अगर मेरा कोई भाई होता तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उस पर सौंप सकती थी, लेकिन जब अब मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। औलाद चाहे लड़का हो या लड़की, माँ बाप उसे बराबर प्यार करते हैं, तो माँ बाप का ध्यान उन दोनों को ही मिलकर रखना चाहिए ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेटी अपनी शादी के बाद अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती। इसी तरह उन दोनों के बीच बातें चलती रहती है। कुछ समय बाद शारदा कविता के लिए एक रिश्ता ढूंढती है, लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले शारदा उस लड़के से बात करती है। देखिए, इससे पहले कि आप इस रिश्ते को पक्का करो, उससे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरे पीछे से मेरी माँ का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए शादी के बाद मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। अगर आपको ये मंजूर है तभी मैं आपसे शादी करूंगी। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, इसीलिए मुझे इस बात में कोई भी परेशानी नहीं कि आप शादी के बाद अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हैं। सूरज की बात सुनकर कविता बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद अब शारदा कविता के साथ उसके ससुराल में रहने लगती है। बेटा, अब मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिनों की मेहमान हूँ। तू तो मेरे पास है, लेकिन जब से पिंकी ने शादी की है उसने तो कभी हमारे पास एक फ़ोन तक नहीं किया। उसने तो जो किया सो किया, लेकिन तू एक बार उसके पास एक फ़ोन कर दे, उसे फ़ोन करके यहाँ पर बुला ले। मेरा उससे मिलने को बहुत जी चाह रहा है। तुम परेशान मत हो माँ, मैं अभी पिंकी के पास फ़ोन करती हूँ। लेकिन तुम ये बात मत सोचा करो कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस मौसम की वजह से तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी तो है, तुम थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शारदा की उम्र बढ़ने की वजह से धीरे धीरे अब उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगती है। शारदा को समझाकर कविता पिंकी के पास फ़ोन करती है, लेकिन जैसे ही पिंकी फ़ोन उठाती है तो कविता को उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी लगती है, इसलिए वो कमरे के बाहर आकर पिंकी से बात करती है। कुछ हुआ है क्या पिंकी? मुझे तेरी आवाज़ कुछ डरी डरी सी लग रही है। इससे पहले कि पिंकी कुछ बोल पाती, तभी कविता को बहुत जोर से फ़ोन पर पिंकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फ़ोन कट जाता है। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं दोबारा पिंकी के पास फ़ोन करती हूँ। कविता दोबारा पिंकी के पास फ़ोन करती है, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो कविता को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कविता पिंकी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाकर उसके ससुराल का एड्रेस लेती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो पिंकी घर का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन पिंकी के चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे। उसकी आंखों के नीचे भी काले घेरे हो चुके थे।
हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? किसी ने तुझे मारा है क्या? तेरे शरीर पर इतने सारे चोट के निशान क्यों है? अभी आप मुझसे कुछ मत पूछिए दीदी, मुझे बस जल्दी से अपने साथ यहाँ से लेकर चलिए। पिंकी की बात सुनकर कविता भी घबरा जाती है। वो जल्दी से पिंकी को अपने घर ले आती है। जब सब लोग पिंकी के हालत देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। घर में आते ही पिंकी अपनी माँ के सीने से लिपटकर रोने लगती है। मेरी बच्ची, तुझे ये क्या हो गया? किसने किया तेरे साथ ऐसा? एक बार मुझे उसका नाम बता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सब मेरी ही गलती है माँ। अगर मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे अलावा भी विक्रम की 2 और पत्नियां हैं। वो हर रोज मुझे खूब मारता पीटता है, मुझे घर से कहीं बाहर भी नहीं जाने देता, मुझे घर में कैद करके रखता है और ना ही मेरे पास फोन रहने देता है। वो तो आज भला हो दीदी का कि सही टाइम पर फोन आ गया, वरना उन्हें मेरे बारे में कभी पता नहीं चलता। पिंकी की बात सुनकर शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कविता और सूरज मिलकर किसी तरह विक्रम सिंह से उसका तलाक करवाते हैं और एक अच्छे लड़के के साथ पिंकी की शादी करवाते हैं। पिंकी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। आखिरकार उसे देर से ही सही, लेकिन अपनी माँ की कही हुई बातें समझ आ जाती है। सुजाता डोली के अंदर बैठी हुई थी। बाहर हंगामे की वजह से डोली रुकी हुई थी। वो डोली के पर्दे से बाहर झांक कर देखती है तो वहां पर 2 लोगों को लड़ते हुए देखती है। सड़क की हालत बहुत ही बुरी थी। वो दोनों आपस में टकरा गए थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। सुजाता का पति मोहन उसके पास आकर बोलता है, गांव की सारी सड़कें कच्ची हैं, जिस वजह से आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं अभी इन लोगों को समझा कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा? मोहन साथ आए आदमी को इशारा करता है। वो सुजाता के लिए पानी लेकर आता है। फिर कुछ लोग जाकर उन 2 लोगों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सुजाता की डोली घर आती है। रीति रिवाजों को निभाने के बाद सुजाता सोने चली जाती है। वो अभी थोड़ी देर ही सोई थी कि शोर शराबे से उसकी आंख फिर खुल जाती है। क्या हुआ? बाहर शोर क्यों हो रहा है? भाभी, किसी की तबीयत खराब हो गई है। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और गांव में एक ही डॉक्टर है, वो भी किसी को देखने के लिए गया हुआ है। मुझे लगता है वो बचेगा नहीं। ऐसा नहीं बोलते। क्या इस गांव में और कोई डॉक्टर नहीं है? कोई वैद्य हकीम भी नहीं है? नहीं भाभी, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। सुजाता बड़ी हैरान थी कि आखिर वो ब्याह कर कैसे गांव में आई है। यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाहर दर्द से तड़पते उस आदमी को देखकर सुजाता को भी तकलीफ हो रही थी। आखिर में डॉक्टर आता है और उस आदमी का इलाज शुरू हो जाता है। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सुजाता देखती है कि गांव में बहुत सारी चीजों का अभाव है। यहाँ पर स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ तक कि सुजाता की ननद ऋतु ने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है, क्योंकि उसके आगे स्कूल गांव में नहीं था, जिसकी वजह से गांव की लड़कियां कम पढ़ी लिखी थी। इस गांव को देखकर लग रहा है जैसे ये आजादी से पहले का गांव है, जहां पर सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? हम क्या करें, गांव वाले मिलजुल कर जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, और फिर ये हमारा काम नहीं है, ये तो पंचायत का काम है। मैं हैरान हूं, आप कैसी बात कर रहे हो? पंचायत भी तो आप लोग बनाते हो, फिर उनके सामने मुद्दे क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं उनसे कहते कि ये काम होना बहुत जरूरी है? ये बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग पंचायत में मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन वो लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जब ऊपर से ही मदद नहीं आती। सुजाता को बड़ा अफसोस होता है कि इस गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह लाउडस्पीकर की आवाज से सुजाता की नींद खुल जाती है और वो सुनती है कि चुनाव होने वाले हैं। ऋतु, लगता है गांव में चुनाव होने वाले हैं। इस बार हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक कि वो इस गांव के हालात को नहीं सुधारेंगे। सुजाता बहू, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। ये लोग आएंगे, कुछ लोगों को कुछ पैसे देकर अपने वोट खरीद लेंगे, और फिर भी इस गांव की हालात जस की तस बनी रहेगी। नहीं माँ, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये सब होने देते हैं, पर इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब मिलकर इन लोगों को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक कि ये काम नहीं कर लेते। तभी वहां सुजाता के ससुर आ जाते हैं और अपनी बहू की बात सुनने के बाद, सुजाता बहू, ये सब मुद्दे आदमियों के उठाने के हैं, औरतों के नहीं। औरतों का काम होता है घर बार देखना। माफ करना पिताजी,
मुद्दे औरत और आदमी के नहीं हैं, मुद्दे हम सबके हैं। गांव के आदमी एक बार को बाहर निकलकर कमाने चले जाते हैं, लेकिन गांव में पूरा दिन औरतों को रहना पड़ता है। घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे लेकर कहाँ जाए, और अगर ले जाए तो हालत देखिए इस गांव की। आज तक भी तो ये गांव आदमियों ने ही संभाला हुआ था। इस बार अगर चुनाव है तो हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। फिर भी यहाँ कोई किसी की नहीं सुनने वाला। चुनाव जीतने के बाद ये लोग गांव में झांक कर भी नहीं देखेंगे। खाने का समय हो रहा है, जाओ बहू खाना बना लो, इन पचड़ों में तुम मत पड़ो। सुजाता एक 12वीं पास लड़की थी और समझदार भी। वो जानती थी कि उसके अधिकार क्या है और वो क्या क्या पा सकती है। वो खाना बनाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि इस बार कुछ भी हो जाए, गांव के हालात वो सुधरवा कर ही रहेगी, जिसके लिए उसे सबसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। घर का काम खत्म होने के बाद वो आज पड़ोस की औरतों से मिलने के लिए अपनी ननद रितु के साथ निकल पड़ती है। सुजाता भाभी, जो आप कह रही हो मैं उस सब बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको लगता है इस गांव की औरतों को आवाज उठाने दी जाएगी? हाँ, माननी पड़ेगी। अगर हम अपनी आवाज को ऊंचा करेंगे तो सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ औरत को होती है। इतनी कच्ची सड़कों पर वो खेतों से चारा लेकर आती है। लड़कियां पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद आगे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं। पूरे गांव में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है। ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें हैं जो हमें चुनाव के टाइम पर इन लोगों से लेनी चाहिए। सुजाता घर घर जाकर औरतों को मिलाने का काम करने लग जाती है। सभी औरतें सुजाता की बात को समझती हैं। गांव की सभी औरतों की तकलीफ एक समान थी। तभी चुनाव के लिए नेता और गांव में आते हैं। नेताजी, आप पिछले 5 सालों से इस गांव के प्रधान हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने इन 5 सालों में ऐसा कौन सा तीर मारा है जिस वजह से आज हमारे दरवाजे पर खड़े होकर वोट मांग रहे हैं? वो क्या वो? आपने कोई भी काम इस गांव के लिए नहीं किया है, इसलिए आपके पास जवाब भी नहीं है। लेकिन इस बार हम गांव वालों के पास एक जवाब है। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जिसे भी हमारा वोट चाहिए वो चुनाव होने से पहले इस गांव के हालात में सुधार करे, क्योंकि चुनाव के बाद आप लोग इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। सुजाता को एक बड़े नेता के सामने डटा देख गांव के लोगों में भी हौसला आता है। वो सब नेताजी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले गांव में काम शुरू होगा, तभी वो लोग वोट देंगे, वरना यहाँ इस गांव में कोई भी वोट नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, चुनाव 2 महीने बाद है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ गांव में काम शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ तब आप लोग हमें अपने कीमती वोट जरूर देंगे। हाँ, क्यों नहीं नेताजी, लेकिन आप वो काम शुरू करेंगे और हमें लिखित में भी देंगे कि अगर आप हमारे नेता बनते हैं तो ये सारे काम आप 1-1.5 साल के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नेताजी समझ चुके थे कि गांव वालों के सामने उनकी पोल खुल चुकी है, और अगर उन्हें वोट चाहिए तो उन्हें अपने काम करने ही होंगे। पंचायत में बैठे हुए लोग भी गांव के लोगों को इकट्ठा हुआ देख उनके सुर में सुर मिलाने लगे। नेताजी से एक पेपर पर सब कुछ लिखवा कर उनके साइन ले लिए गए। मरता क्या न करता, नेताजी को अगले ही दिन वहां पर काम शुरू करना पड़ा। सबसे पहला काम गांव में पक्की सड़कें बनवाने का किया गया। 15 दिन के अंदर अंदर ही सारी सड़कें गांव की पक्की हो चुकी थी। सुजाता बहू, आखिर तुम्हारे इनकलाबी शोर ने गांव की काया ही पलट दी। आज कितना अच्छा लग रहा था, गांव की सारी सड़कें पक्की हो गई हैं। अब कीचड़ में सने हुए पैर लेकर नहीं घूमना पड़ता। मानना पड़ेगा सुजाता, तुम जिस तरह नेताजी के सामने डटकर खड़ी हो गई, इतनी हिम्मत आज तक इस गांव में किसी ने नहीं दिखाई। इन लोगों का काम लोगों के लिए सुविधाएं उत्पन्न करना है। अगर वही काम ये लोग नहीं करेंगे तो इसमें हम लोगों की ही गलती है कि हम लोग उनसे अपना काम करवाना नहीं जानते। आज हम लोग ऐसा करते हैं, पंचायत बैठाते हैं और गांव में स्कूल और अस्पताल की नींव रखवाने के लिए नेताजी से मिलने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और सुजाता की बात सुनने के बाद कई लोग सुजाता और बहुत सारी औरतें नेताजी के निवास स्थान पर जाती हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं बस आगे लोगों से बात कर रहा हूँ। जल्दी स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा गांव में हो जाएगी, पर आप लोग याद रखना, इतना काम होने के बाद वोट मुझे ही मिलना चाहिए। हाँ नेताजी, क्यों नहीं। हमारे गांव की बहू सुजाता ने बहुत मेहनत करी है। सब लोगों की राय को एक बनाना कोई आसान काम नहीं है। सुजाता, तुमने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया। हम लोग इतने सालों से यहाँ पर वोट तो ले रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। अब हमें भी समझ आ गया है कि जब हम काम करके देंगे तो वोट हमारे ही होंगे। नेताजी, आप बस गांव में अस्पताल स्कूल बनवा दीजिए, उसके बाद देखना ये गांव कितनी तरक्की करेगा। यहाँ के बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन करेंगे। आखिर नेताजी को गांव वालों के दबाव के कारण काम करना पड़ता है।
कुछ ही दिन बाद वहां स्कूल और अस्पताल की नींव डाली जाती है। कुछ दिनों बाद ही चुनाव होते हैं और नेताजी भारी बहुमत से जीत जाते हैं। जीत के बाद वो गांव में आते हैं और सभी लोगों से अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते गांव की काया पलट भी शुरू हो जाती है। अब गांव में 12वीं तक का स्कूल था और एक अच्छा अस्पताल भी, जिसमें हर तरह का इलाज होता था। गांव की सड़कें पक्की हो चुकी थी और सुजाता ने औरतों के साथ मिलकर एक घरेलू उद्योग भी खोल लिया था, जिसमें वो अचार, पापड़ और जूट का सामान बनाकर बेचा करते थे, जिस वजह से अब सबके घर की आर्थिक हालत भी अच्छी हो गई थी। सुजाता, आज केवल तुम्हारी वजह से इस गांव की हालत बिल्कुल बदल गई है। लगता ही नहीं है कि ये हम वो पुराने वाले गांव में हैं। हाँ, मेहनत तो लगी, लेकिन मुझे खुशी है कि सब लोगों ने मेरी बात तो मानी, जिस वजह से आज हम लोग हर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह सुजाता की मेहनत और लगन से गांव की काया पलट हो जाती है।